अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 311 का हमारा एक और लेक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये रिलेटेड है सेम हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा था, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखना सिखाया था, हमने वेस्पर थ्योरी के थ्रू स्ट्रक्चर्स की बात की थी, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वर्सेस जो है वो के थ्रू स्ट्रक्चर्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अच्छा, जो लुईस स्ट्रक्चर था उसमें हम क्या करते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते थे और जहाँ पर डबल बॉन्ड बनना होता था वहाँ डबल बॉन्ड बनाते थे और इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते थे। और वहाँ पर हम बात करते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर के साथ ओवरलैप करते हैं। वेस्पर थ्योरी में हम ये बात करते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। अच्छा, जब हम वीबीटी के अंदर आए थे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होती है और डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस की थी। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और जो अनहाइब्रिडाइज होते हैं वो भी ओवरलैप कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था और काफ़ी चीज़ें जो है वो हमारा जो था स्ट्रक्चर हमें सही प्रिडिक्ट कर रही थी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देखा तो ये सबसे पहले जो ऊपर बना हुआ है ये है ऑक्सीजन का लुईस मॉडल ना। हमने इसी तरह बनाया था क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने 6 इलेक्ट्रॉन बनाए और फिर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने ये बॉन्ड भी बना दिया और इसको भी पेयरिंग में लेकर आ गए तो ये डबल बॉन्ड बन गया और इस तरीके से हमने इसका लुईस स्ट्रक्चर बना दिया। और वेस्पर थ्योरी के थ्रू हमने इसके अंदर ये डबल बॉन्ड के साथ स्ट्रक्चर दिया और ये बेहतरीन स्ट्रक्चर है। नज़र भी आ रहा है कि एवरीथिंग इज़ गुड क्योंकि हर एक का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अच्छा, फिर उसके बाद हम जब वैलेंस बॉन्ड में आए तो हमने कहा एक ऑक्सीजन का जो है वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं, वो ये इस तरीके से ही होंगे यकीनन 2s2 2p4 6 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से ऑक्सीजन में भी, इस ऑक्सीजन में भी 2s2 2p4, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 जो हैं वो उसके बैलेंस में है। अब क्योंकि ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये जो हाफ फिल्ड है इन्होंने आपस में ओवरलैप कर लिया, ठीक है ना। तो अब जब ओवरलैप करेंगे तो एक ही सिग्मा बनेगा, जाहिर सी बात है दो सिग्मा नहीं बन सकते। तो इसमें से एक ने सिग्मा ओवरलैपिंग कर ली और एक ने पाई ओवरलैपिंग कर ली। अच्छा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है ना। s और p3 के जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज हो गए हैं। ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं इनमें लोन पेयर्स मौजूद हैं और ये जो सिंगल पेयर वाले हैं एक ने सिग्मा ओवरलैप कर लिया, एक ने पाई ओवरलैप कर लिया। और ये वीबीटी का मॉडल भी जो है वो ऑक्सीजन को बिल्कुल वैसा ही क्लेम कर रहा है जैसा कि लुईस मॉडल के थ्रू हमने वेस्पर से जो है वो क्लेम किया। और इन दोनों मॉडल ने एक दूसरे को समझे सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि दो हमारे पास लोन पेयर हैं, यहाँ पे भी दो लोन पेयर हैं ये जो नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा जो है वो दो बॉन्ड है जिसमें से ऑफ कोर्स एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी मालूम की गई तो ये पता लगा कि जो ऑक्सीजन है ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक नहीं है। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और डायामैग्नेटिक वो होता है ऑफ कोर्स जिसके साथ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। अब आप देखें ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है इसमें सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी और ये भी बॉन्ड पेयर के साथ ही है, ये बॉन्ड भी पेयर है। एक सिग्मा है लेकिन पेयर है, पाई है लेकिन पेयर्ड है। तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नजर आ रहा ना यहाँ ना यहाँ। जाहिर सी बात है पेयर करेंगे तभी बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता लगा वो ये पता लगा कि इसमें ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इन दोनों थ्योरीज के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं और मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है, हमें कुछ ना कुछ और मजीद इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने बात की कि आज हम एक और थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब फर्क क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बाकी थ्योरीज में? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जैसे हम जब हम वीबीटी की बात करते हैं या लुईस मॉडल की बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं वीबीटी में कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें ये कहता है कि जब एटम होता है और वो अभी एटम की फॉर्म में है, कंबाइन नहीं हुआ, उसने मॉलिक्यूल नहीं बनाया, तो जब तक एटम अकेला है तो वो क्या बना रहा है? वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लेता है, तो अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं रहते, बल्कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये बात आगे आपको मजीद समझ में आएगी। जब तक एटम्स ने आपस में रिएक्शन नहीं किया है, उस वक्त उनके ऑर्बिटल सिर्फ पर्टिकुलरली उसी एटम के हैं। लेकिन जब दो एटम में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लिया है, अब जो ऑर्बिटल जनरेट होंगे उनको हम कहेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ही रिलेट करेंगे, वो दोनों से ही जनरेट हुए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पूरे मॉलिक्यूल के हम काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि इस एटम के इतने इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के इलेक्ट्रॉन है इतने हैं। हम एज अ होल पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल मॉलिक्यूल के कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं। तो सिंपल बात क्या है कि हमने जो लुईस में कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वो बात, जो वीबीटी में कहा था कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वो बात, और यहाँ पर जो बिल्कुल नई बात है वो ये कि एटॉमिक ऑर्बिटल कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल बनने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, और फिर हम उनकी बात करेंगे कि ओके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में किस तरीके से होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सारी बात जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, तो हमें ये पता लगना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो वेव मोशन होती है। और उस वेव मोशन की वजह से जो वेव फंक्शन इस्टेब्लिश किया श्रोडिंगर ने, खास तौर से उसका नाम आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। इस सिंबल का नाम है साई, इसको हम साई फंक्शन कहते हैं और इसकी स्पेलिंग है PSI, ठीक है। साई फंक्शन का जो स्क्वायर होता है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यानी इस साई फंक्शन की कैलकुलेशन करके उसने ये फाइंड आउट किया श्रोडिंगर ने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स ही कहाँ है, और उसी की मदद से, उसी प्रोबेबिलिटी की मदद से श्रोडिंगर ने जो एस ऑर्बिटल की शेप निकाली, तो उसे पता ये लगा कि एस ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी है वो स्फीयर में आ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है हर जगह पर सेम है। पी ऑर्बिटल की शेप उसने डम बेल निकाली कि जो पी ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन इस शेप में भी हो सकते हैं और इस शेप में भी हो सकते हैं। यहाँ यहाँ उसकी इन पूरी जगहों में उसने देखा कि प्रोबेबिलिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो वेव फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन वेव की जो है वो सूरत में मूवमेंट उनकी हो रही है। फिर हम बात करते हैं कि इन एन एटम दे रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। जब तक एटम एटम है उसका जो ऑर्बिटल है वो एक एटम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। बट व्हेन वी कंबाइन टू एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल, देयर वेव फंक्शन इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब देखिए, दोबारा बात सुनिएगा कि ये जो एटम था जब तक अलग अलग था तो ठीक है, लेकिन जब दो एटम्स पास आए, उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया, और हमने ऊपर बात की कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों बनेंगे? वो इस वजह से बनेंगे कि उनके जो वेव होगी, जाहिर सी बात है दो एटम्स हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी वेव होगी, अपना वेव फंक्शन होगा। तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एटम्स की जो वेव्स हैं वो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव हैं वो आपस में इंटरैक्ट करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरैक्शन जो है वो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डी ब्रुगली की इक्वेशन क्या कहती है। ये डी ब्रुगली की इक्वेशन है, वो ये कह रही है कि ये जो वेवलेंथ है, जिसे हम जाहिर सी बातें लैम्डा कहते हैं, और हमें पता लगता है कि वेव की जो लेंथ होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात कर रही हूँ, ठीक है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास है, वॉल्यूम है। अच्छा, अभी फिलहाल के लिए बात करूँ तो इस इक्वेशन के थ्रू अगर देखें, तो इस इक्वेशन के थ्रू कि अगर कोई भी मास है और वो किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ जरूर होगी। यानी इवन मैं और आप भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे मास और वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा हमारी वेवलेंथ। यानी हम भी
यानी दुनिया की हर चीज इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव कर रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, दुनिया की हर चीज इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव कर रही है। बस फर्क ये है कि हमारा मास इतना ज्यादा है, या ये वेलोसिटी जो है वो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इतना ज्यादा है कि वेवलेंथ इतनी छोटी हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि हम हमारे अंदर वो वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं हो सकती। ऐसी बात है, वेवलेंथ नैनोमीटर में होती है, हमारी जो चौड़ाई है वो तो मीटर्स में चल रही होती है, ठीक है ना। तो हमारे हमारे मास के हिसाब से वो वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हर मास का जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ जरूर होगी, ठीक है, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगी, क्यों, इसलिए कि उसका मास ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास कम होता है, बल्कि बहुत ही कम होता है, इस वजह से उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ऑब्जर्वेबल होती है, उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसे नापा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो ऑब्जर्वेबल है, उसके ऊपर बात हो सकती है, उसके वेव फंक्शन की बात हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर किस तरीके से मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये देख लेते हैं। ये इस तरीके से है, आप इसको ना दो दो वेव्स की तरह लीजिएगा। ये एक वेव है, ये एक वेव यूं जा रही है, ठीक है, इस तरीके से जा रही है, ये वेव है, ठीक है, ट्रफ आ रहा है, क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, क्रेस्ट आ रहा है, ठीक। ये एक वेव कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से दूसरी वेव भी इसी के अंदर चल रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा भले, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी वेव अलाउ नहीं है जो कि डिस्कनेक्टेड हो। वेव वही अलाउ होगी जो के पूरा सर्किल घूमने के बाद, ऑर्बिट में पूरा घूमने के बाद आराम से वहीं आकर कॉन्साइड हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑर्बिट के अंदर हर वेवलेंथ अलाउ नहीं है, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर एनर्जी की वेवलेंथ जो है वो अलाउ है। अच्छा, वेवलेंथ और एनर्जी को भी ध्यान में रखिएगा कि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। अब जरा इधर देखिएगा, ये एक ऑर्बिट है और इसके अंदर एक ये वेव है, ये एक अलाउड वेव है, ठीक है ना। हर तरफ से आप देखिए सब जगह से सेम है और ये आपस में जुड़ी हुई भी है। ये भी एक अलाउड वेव है, इसमें 4 नोड्स बन रहे हैं, ठीक है। ये भी एक अलाउड वेव है, इसमें 5 वेव्स हैं। ये भी एक अलाउड है, ये भी, इसमें 6 हैं। तो समझने की बात क्या है कि इस ऑर्बिट की जो वेव है या इस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी यकीनन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। क्यों? इसलिए कि इसकी वेवलेंथ कम है। यहाँ पर 5 वेव्स हैं, उसी उसी ऑर्बिट के साइज सब ऑर्बिट का सेम है। यहाँ पर 4 वेव्स हैं या 3 वेव्स हैं और यहाँ पर ज्यादा वेव्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव लेंथ जो है वो कम हो गई। जब वेव लेंथ कम हो गई तो एनर्जी ज्यादा हो गई। हम कहते हैं ना कि जब कभी भी हमें ट्रांजिशन करनी होती है ग्राउंड स्टेट, लेट सपोज ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को वो जो एनर्जी गैप होता है वो एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, हर एनर्जी नहीं चलेगी, एक पर्टिकुलर गैप है, एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो चाहिए यहाँ से यहाँ आने के लिए। वो पर्टिकुलर एनर्जी क्या है? वो पर्टिकुलर एनर्जी ये है कि वो फिट हो जाए इस जगह से इस जगह जाकर, कि उसकी जो वेवलेंथ यहाँ पर है इतनी एनर्जी चाहिए कि उसकी वेवलेंथ ये हो जाए। अगर इतनी होगी तो वो जंप कर सकेगा, एक्साइटेड स्टेट में जा सकेगा, अदरवाइज नहीं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करते हैं और हर वेवलेंथ जो है वो मूव नहीं कर सकती। हर ऑर्बिट के अंदर कुछ अलाउड वेव्स ही होती हैं जो कि मूव कर सकती हैं। अच्छा, अब जब हम वेव्स की बात करते हैं तो हमें ये भी पता है कि जब वेव्स अच्छा, वेव्स कहाँ से आ रही हैं? एटम से आ रही हैं। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो वेवी है, और जब एक एटम दूसरे एटम के पास मिल रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, तो एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन के साथ इंटरेक्ट करेगा, और क्योंकि ये वेव्स हैं तो ये इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है। 3 बातें हो सकती हैं भाई, या तो ये कि ये जो इंटरेक्शन है, अच्छा पहले ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और एटम आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव हैविंग सर्टेन वेवलेंथ। ये बात अभी हमने डिस्कस की है कि अगर किसी भी एटम की हम बात करें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कोई ना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ ही मूव कर रहे होते हैं, हर वेवलेंथ अलाउ नहीं होती,
ठीक है। व्हेन एटम फॉर्म मॉलिक्यूल देयर वेव्स इंटरेक्ट ईच अदर, जो मैंने भी आपसे बात की कि एटम जब तक एटम है उसकी अपनी वेवलेंथ है, अपना हिसाब किताब है, उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसके अपने ऑर्बिट में है। लेकिन जब मॉलिक्यूल बन गया तो अब क्या होगा कि ये जो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के वेव फंक्शन है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब ये जो इंटरेक्शन होगा ये दो तरीके का हो सकता है, ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि वेव जो होती हैं जब इंटरेक्ट करती हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव भी इंटरेक्शन होता है और डिस्ट्रक्टिव भी इंटरेक्शन होता है। ये मैंने दो एटम्स बनाए ए और बी, और साइड में जो ये ब्लू कलर का बनाया है मैंने कोशिश की बनाने की कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग एटम्स हैं। लेट्स सपोज तीन केसेस हो सकते हैं, तीन बातें हो सकती है। नंबर वन, व्हेन देयर इज नो इंटरेक्शन, जब कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो मसला ही कोई नहीं है। जो ए के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए के पास मौजूद हैं, जो बी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी के पास मौजूद हैं, और कोई बात नहीं है। बस ये साई ए स्क्वायर वो इससे बिलोंग कर रहा है और साई बी स्क्वायर जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है। साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, दोबारा से ध्यान में रखिएगा, सिर्फ साई नहीं, साई का स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब हमने जब बात की कि पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा या कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होगा तो क्या बात हो सकती है। व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, किसका पॉजिटिव इंटरेक्शन, साई फंक्शन ऑफ ए एटम एंड साई फंक्शन ऑफ बी एटम का पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ है प्लस साइन के साथ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस वक्त जो इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि साई का स्क्वायर लेना है। ठीक है, और साई क्या है, दोनों दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगी तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या क्या चीजें बनेंगी, साई स्क्वायर ऑफ ए, साई स्क्वायर ऑफ बी एंड 2 साई ए बी। अब ये तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ए के जो थे वो ए के पास रहेंगे, जो बी के थे वो बी के पास रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रोबेबिलिटी आ रही है और वो ये है कि कोई जगह ऐसी भी है जहां ए के इलेक्ट्रॉन भी हैं और बी के इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहां पर ए के इलेक्ट्रॉन भी हैं और बी के इलेक्ट्रॉन भी हैं। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इसकी एनर्जी जो है वो इस काबिल है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, जब एनर्जी कम होती है। जिस जिस एनर्जी लेवल की एनर्जी कम होती है वहां पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। अच्छा, अब जब नेगेटिव इंटरेक्शन है तो सेम वही बात है कि यहाँ प्लस के बजाय मैंने माइनस साइन लगा दिया, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अब माइनस साइन का क्या मतलब है, सेम वही वाली बात है कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये जो है यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जो नए ऑर्बिटल्स बने, जिनको मैं कह रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों कह रही हूँ, इसलिए कि इसमें ए एटम भी है, इसमें बी एटम भी है, इसमें ए एटम भी है, इसमें बी एटम भी, ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस ज्यादा हैं वो ये वाला ऑर्बिटल है, और इसके लिए मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये वाला जो ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी ज्यादा है और जिसमें चांसेस कम है इलेक्ट्रॉन्स के होने के, दैट इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये इंटरेक्शन जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन और डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है कि जो दो वेव्स हैं जब इस तरीके से मूव करेंगी, ठीक है ना, ये दोनों वेव्स हैं सेम नज़र आ रही हैं, और जब ये आपस में इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया तो आपने देखा कि इनकी जो हाइट थी, इनका एम्पलीट्यूड था वो बढ़ गया। ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन हो गई है, राइट। और जब ये दोनों ऑपोजिट थी तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और ये इलेक्ट्रॉन की हमारे पास ये लाइन आ गई कि ओके ये तो -2 साई ए बी, राइट। अच्छा, ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, इसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, ये जो पॉजिटिव साइन है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन पॉजिटिव है और ये नोड पर आकर अब इसकी स्पिन नेगेटिव हो गई, फिर जब यहाँ जाएगी इस नोड के ऊपर आएगी तो फिर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, इस तरीके से ये वेव चलती चली जाएगी, राइट। तो ये जो नोड है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होता है। इसी चीज़ को एक और इक्वेशन के थ्रू एक और फिगर के थ्रू दिखाया है, वो इस तरीके से
कि लेट सपोज ये हाइड्रोजन की हम बात करें, एक 1s ऑर्बिटल है, एक दूसरा 1s ऑर्बिटल है। जब ये दोनों एटम्स हैं ये अपनी अलग बात है, लेकिन जिस वक्त ये कंबाइन होंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे, तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जिसकी मैंने अभी बात की आपसे कि एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके साथ हम आमतौर पर ऐसे निशान बनाते हैं सिग्मा का। सिग्मा भी हो सकता है, ऑफ कोर्स पाई भी हो सकता है। जब हम पी ऑर्बिटल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पाई ऑर्बिटल्स भी हैं, लेकिन ये स्टेरिक का जो निशान है ये शो करता है कि दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका जो नोडल प्लेन है यहाँ पर वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है, इस वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, इसी चीज को, ये हाइड्रोजन की हमने बात की है, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम आए तो ये मैंने हाइड्रोजन की ही ली है, या 1s ऑर्बिटल की जो ये वाली एग्जाम्पल थी इसी को ही फिगर रिप्रेजेंटेशन है इसकी, कि ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है। अच्छा, इस बात को जहन में रखिएगा, जो लाइंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जगह बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी को शो कर रहे हैं, ये एनर्जी को शो कर रही है। ये यहाँ बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है, बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी बराबर है। ये 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी सेम है। लेकिन जिस वक्त मॉलिक्यूल बन गया तो अब इनमें से ये जब मिल जाएंगे, तो क्योंकि ये दो ऑर्बिटल्स हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो वो भी दो होंगे। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी दो होंगे, लेकिन एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। या यूं कहिए कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का सम होगा उसमें से आधे बॉन्डिंग में चले जाएंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पी ऑर्बिटल है तो 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। ठीक है, तो टोटल 6 हो गए, तो उन 6 में से आधे यानी 3 बॉन्डिंग बना लेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग बना लेंगे। तो अभी तो मैं ऐसे 1s की बात कर रही हूँ, तो 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और इन दोनों के मिलने से, क्योंकि दो और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एक बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग है। और देखिए स्टेरिक बना हुआ है, इसका मतलब भी यही है कि ये एंटी बॉन्डिंग है। दोबारा देखिए कि बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो कम है, ये जो लाइन शो कर रही है मैंने आपको कहा है इसके ऊपर ध्यान रखना है, ये एनर्जी को शो कर रही है कि 1s जो ओरिजिनली एटॉमिक ऑर्बिटल थे उनके मुकाबले में इसकी एनर्जी कम हो गई है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। और एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे उनमें से एक की एनर्जी कम हो गई, एक की एनर्जी ज़्यादा हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बना, एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज़्यादा, तो हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो अभी तो हमसे 1s की बात कर रहे हैं, अब हम मॉलिक्यूल लेकर बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को लेकर हम अब एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो ये डायग्राम है ये हमारे किस काम आने वाली है। ओके, ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2। H2 की कॉन्फ़िगरेशन 1s1, बस एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, और क्योंकि यहाँ पे भी 1s इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1s इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल वैसी ही डायग्राम है जैसे अभी हमने पीछे देखी कि एक बन जाएगा बॉन्डिंग 1s, एक बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब यहाँ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्टैटिक बता रहा है कि ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी किसकी ज़्यादा किसकी कम हमें पता है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। दोबारा सुनिएगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अच्छा, अभी ये फिलहाल ये समझिए कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अभी फिल्ड नहीं है, ये खाली है, अभी मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, और जब मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो इन दो में से एक को मैंने बॉन्डिंग बना दिया, एक को एंटी बॉन्डिंग बना दिया। अभी लेट सपोज ये भी खाली है और ये भी खाली है। अब मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, दोनों एटम्स के मिलाकर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं जनाब, एक यहाँ से है और एक यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन्स, और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को मुझे इसमें फिल करना है। अभी ये भी खाली है लेट सपोज और ये भी खाली है, मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो जाहिर सी बात है ऐसे ही होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ फिल करूंगी तो दूसरा भी यही जाएगा, ऐसा तो नहीं ना दूसरा यहाँ चला जाएगा, जब तक यहाँ पेयर अप नहीं होगा जब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा सकता। ठीक, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है।
तो अब 2 इलेक्ट्रॉन को फिल क्या करना है कि जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम फिल करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। पहले हमने क्या किया, एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल से हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, उनको कनेक्ट किया, उससे पता लगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो इसका भी है, इसका भी है, नहीं पता। अब नहीं पता कि इसमें से कौन सा वाला ये वाला है, कौन सा वाला इससे आ रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बने हैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल से, दो एटॉमिक ऑर्बिटल से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, और अभी फिलहाल ये खाली हैं। जब जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगी, खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे कि हम ये देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो हमने देखा पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने दोनों यहाँ डाल दिए, और हमने ये देखा कि ओके, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो बन गई है। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम इससे विद द हेल्प ऑफ वन फॉर्मूला हम इससे बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको माइनस कर दें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉन्डिंग में 2 है और एंटी बॉन्डिंग में 0 है। ठीक है ना? तो अगर 2 में से 0 को माइनस करें, बॉन्डिंग में 2 है और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो 2 में से 0 को माइनस करें 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 1। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है, दैट इज एन स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है हीलियम की। हीलियम का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2। तो अभी हम ये सपोज करते हैं कि अभी इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई। ठीक है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इसलिए 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आधे बॉन्डिंग में चले जाएंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। इस तरीके से मैंने बिल्कुल सेम जैसी हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई थी वैसे ही मैंने बना ली है, लेकिन अभी ये एम्प्टी है। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है जिसमें मुझे इनको फिल करना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखिएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों मैंने फिल कर दिए। ठीक है, अब अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ दोनों में 2 2 हैं। तो जरा देखिएगा सूरत हाल क्या बनेगी। 2 - 2 डिवाइड बाय 2 0। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हीलियम के साथ बॉन्ड बनाकर He2 बना ले। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है, बनना ही पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये क्लू भी दे रही है कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ जहाँ से हमने अपनी बात शुरू की थी कि ऑक्सीजन जो है उसके साथ हमारा क्या मसला था, जो हमने कही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लुईस स्ट्रक्चर जो है वो उसको डायामैग्नेटिक बता रहे हैं, जबकि एक्चुअली वो पैरामैग्नेटिक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये है ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल और ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर ऑक्सीजन। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन है ये एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बैलेंस में 6 होते हैं। 2s2 2p4, 2s2 2p4, 2s2 2p4। ठीक है, अब अभी फिलहाल समझिएगा कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना आपको बता रही हूँ। तो s की तो हमें बनानी आती है। एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा, तो इसका मतलब ये हुआ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। आधे बॉन्डिंग में चले जाएंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो एक बन गया बॉन्डिंग, एक बन गया एंटी बॉन्डिंग। ये एनर्जी का फर्क बहुत जहन में रहे कि एक जो है ये जो बॉन्डिंग वाला है वो इससे लोअर एनर्जी पर है
और जो एंटी बॉन्डिंग है वो इससे हाईएस्ट एनर्जी पर है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं पी की तरफ। पी में है 4 इलेक्ट्रॉन। पी में 3 किस्म के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। अब उन तीनों में मुझे नहीं पता कौन सा पी एक्स है, कौन सा पी वाई है, कौन सा पी जेड है, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये भी नहीं पता मुझे कि पी एक्स में है, पी वाई में है, पी जेड में है। क्यों? इसलिए कि सबकी एनर्जी सेम है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जिसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, हमें इंपॉर्टेंट बात ये पता है कि जो पी ऑर्बिटल है वो एक ही सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, बाकी जो 2 पी ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड ही बनाएंगे, ठीक है ना। पी की जब ओवरलैपिंग होगी, चाहे पी एक्स से करे, चाहे पी वाई से करे, चाहे पी जेड करे, कोई भी प्लेन के अंदर अगर होंगे, ऑन द प्लेन अगर ओवरलैपिंग होगी तो वो सिग्मा होगी, बाकी 2 ला महाला पाई ही बनाएंगे, वो सिग्मा बना ही नहीं सकते। तो एक्चुअली ये जो 3 पी ऑर्बिटल है, मैं इनको कैरेक्टराइज कर सकती हूँ कि इन 3 पी ऑर्बिटल में से एक सिग्मा पी ऑर्बिटल है और 2 पाई पी ऑर्बिटल है। तो जो सिग्मा वाला होगा उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, जो पाई वाला होगा उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। यहाँ ऐसा मसला नहीं था, यहाँ एस का एक ही ऑर्बिटल था, ये भी एस का एक ही ऑर्बिटल था, एक बॉन्डिंग बन गया, एक एंटी बॉन्डिंग बन गया। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये पी ऑर्बिटल जो हैं वो वैसे तो एनर्जी सबकी सेम है, लेकिन इनमें से कोई एक है जो कि सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है उसकी एनर्जी कम है, और जो पाई बॉन्ड बना सकते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा भी है और एक जैसी भी है। दोनों पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल बराबर बराबर बने हुए, और इस सिग्मा की एनर्जी इन दोनों के मुकाबले में कम है, ठीक है। अच्छा, अब इसके एंटी बॉन्डिंग देखें, स्टार बने हुए हैं। जो एंटी बॉन्डिंग है वहां पर भी स्टार बने हुए हैं, और दोनों के जो पाए हैं वो सेम एनर्जी के हैं, और जो सिग्मा स्टार है वो सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट एनर्जी का है। तो अब आप जरा देखिएगा कि ये 3 और ये 3 टोटल कितने हो गए? 6। उन 6 में से आधे बॉन्डिंग बना लिए और आधों ने एंटी बॉन्डिंग बना लिया। आधे का मतलब 3। उन 3 में से भी डिस्टिंग्विश मैंने ऐसे किया है कि जो सिग्मा है उसकी एनर्जी डिफरेंट है, और जो पाए हैं उनकी एनर्जी सिग्मा से डिफरेंट है, सिग्मा से ज्यादा है, लेकिन आपस में बराबर है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने अभी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं की है, अभी हमने जस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अब हम करने जा रहे हैं। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है? हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है 2, 2 4 और 2 6, ये और 6 इधर, 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा, मेरे कर्सर को देखते जाइएगा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 1 2, 12 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 ये नहीं होगा, 7 के बाद 8 ये होगा। क्यों? इसलिए कि सेम एनर्जी के हैं, तो बजाय इसके कि 8th इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो, वो पहले बराबर और सेम एनर्जी वाले में जाएगा, बाद में जो 9th इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयर अप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक कितने हो गए थे? 4 5 6 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और हमें कितने की करनी है? 12 इलेक्ट्रॉन की करनी है। तो 11 कहाँ जाएगा? यहाँ। 12 कहाँ जाएगा? यहाँ। पेयर अप नहीं होगा, यहाँ जाएगा। क्यों? इसलिए कि इन दोनों की एनर्जी सेम है। दोबारा देखिएगा 12 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। 12 कैसे है पहले ये भी देख लें। 2 ये रहे, 2 ये, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मैंने बना लिए, लेकिन अभी ये खाली है, मैं अब इनको फिल करने जा रही हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 ये वाला है, फिर 9 ये वाला है, फिर 10 ये वाला है, ठीक है। 10 के बाद 11, 12 इसके बराबर में नहीं आएगा, सेम एनर्जी की वजह से पहले 12 यहाँ जाएगा। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन है। अगर मैं ये देखूं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो हम ये देख लेते हैं कि इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। बॉन्डिंग देख लें इसके, ये बॉन्डिंग है इसका, और ये सारे बॉन्डिंग है इसके, है ना, ये सारे बॉन्डिंग है इसके। 6 और 2 8 बॉन्डिंग में हो गए, और 2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग में होगा, ठीक है।
ठीक है ना, समझ आ रहा है। 2 2 4 2 6 और 2 8 जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और ये वाले ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है ना, ये भी एंटी बॉन्डिंग स्टार बना हुआ है, ये भी एंटी बॉन्डिंग स्टार बना हुआ है। तो इसमें जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर जरा देखिए क्या निकलता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 8 है, एंटी बॉन्डिंग में 4 है। डिवाइड किया 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। 2 का मतलब क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो बात भी पूरी हो गई कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड ही होता है, और वो मसला भी हल हो गया जो हम कह रहे थे कि जो है वो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्यों है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर इसलिए है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मौजूद हैं। क्यों, इसलिए कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाई हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू हमें ये पता लगा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में नहीं है बल्कि ये अनपेयर्ड मौजूद है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो अलहदा बात है। जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बना लेते हैं। उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से आधे बॉन्डिंग में चले जाते हैं, आधे एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं। ठीक है, एस की डायग्राम इतनी ही बनेगी ऑफ कोर्स, और पी की डायग्राम्स इस तरीके से बनेगी। पी में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है कि हमने कहा कि ये तीनों पी बराबर नहीं है, इनमें से एक पी क्योंकि सिग्मा बनाता है, देखिए लगा हुआ भी है सिग्मा, ठीक है ना, तो इसकी एनर्जी डिफरेंट है। और जो पाए बनाते हैं उनकी एनर्जी आपस में सेम है लेकिन सिग्मा के मुकाबले में डिफरेंट है। तो हमने इस तरीके से इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई। फिर जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाती है उसके बाद हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के बाद हम बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस करेंगे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो हमें इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मैग्नेटिज्म का भी पता लगता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और हमें इसके बॉन्ड ऑर्डर का भी पता लग जाता है। तो वो जो शुरू में हमने जो बात की थी ऑक्सीजन की, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सॉल्व हो जाती है। आई होप कि आपने ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके।